हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केम हब क्लासेस। केम हब क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आयनाइजेशन एनर्जी की हम डिफिनीशन देखेंगे कि डिफिनीशन क्या होती है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron of an isolated gaseous atom to form a cation is called आयनाइजेशन एनर्जी। दोस्तों, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म ए कैटायन इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब ये कि आइसोलेटेड गैसियस एटम के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है उसे ही हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। इसमें मेन पॉइंट क्या है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है। किसके लिए चाहिए होता है? इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। कौन सा इलेक्ट्रॉन? आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड गैसियस एटम के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है उसे क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। क्या बनाने के लिए? कैटायन। जैसे एक क्या है, मान लीजिए कोई एटम है, मान लीजिए इसमें हमने इतना एनर्जी दिया, क्या बनेगा? ये क्या है? आइसोलेटेड गैसियस एटम है। इसमें हमने ये जो मिनिमम अमाउंट की बात करें, मान लीजिए हम इतना एनर्जी दिए तो क्या बनेगा? कैटायन बनेगा। और क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हुआ। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है? आइसोलेटेड गैसियस एटम से। क्या बनाना है? कैटायन। इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। आइए हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे बेरिलियम ले लिया हमने, क्या होता है? एटॉमिक नंबर 4 होता है। 1s2 2s2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया? 4। एटॉमिक नंबर इसका क्या होता है? 4 बेरिलियम का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2। मतलब इसमें नंबर ऑर्बिट कितने हैं? 1 2। तो ये बेरिलियम का न्यूक्लियस हो गया। नंबर ऑर्बिट 2 हैं, पहला ऑर्बिट दूसरा ऑर्बिट। ठीक है। पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, हमने यहाँ फिल कर दिया। सेकेंड ऑर्बिट कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ भर दिया एक यहाँ भर दिया। ठीक है। ये क्या है? अभी ये हमारा बेरिलियम एटम है। हम किसकी बात करें? आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये हम जो भी बात करेंगे गैसियस एटम की बात करेंगे, आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है। मान लीजिए यहां से हमने इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? लूज करना है, तो एनर्जी देनी पड़ती है। कितना एनर्जी लगेगी दोस्तों? 589 किलो जूल पर मोल एनर्जी लगती है। कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए? आइसोलेटेड गैसियस एटम के। एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो दोस्तों। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ये लिखना बहुत जरूरी है। कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालना है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म ए कैटायन इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी।
ये क्या है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। जो इलेक्ट्रॉन होगा इसमें आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, या कह सकते हो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। मतलब ये न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड नहीं है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां से लूज करेगा, क्या बन जाएगा, लास्ट वाले ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो ये वाला चला गया, सिर्फ ये बचा। तो यहां से यहां जाने में ये क्या था, अभी कोई भी इस पे चार्ज नहीं है, ये ग्राउंड स्टेट है, मान सकती हो। क्या है, ग्राउंड स्टेट। अभी एटम ग्राउंड स्टेट है। यहां से इलेक्ट्रॉन हमने इतना एनर्जी दिया तो ये एटम क्या कर गया, आयनाइज कर गया, किसमें, यूनी पॉजिटिव आयन में। अब ये क्या है, यूनी पॉजिटिव है, ठीक है। अब हमने यहां से क्या दिया, फिर एनर्जी दिया, कितना दिया, 1757, इतना एनर्जी लगता है लगभग। तो क्या करेगा, ए भी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन को, पहले हमने क्या किया, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से, आउटर मोस्ट शेल से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, इतना एनर्जी देना पड़ा, तो ये यूनी पॉजिटिव आयन बनाया। अब फर्दर सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो कितना चार्ज आ जाएगा, +2। पहला एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, एक पॉजिटिव आया, फिर से एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, 2 पॉजिटिव आया, ए भी इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो बचा क्या इसमें सिर्फ, ठीक है दोस्तों। अब अगर आप अगला इलेक्ट्रॉन निकालोगे, इसमें से जाएगा, तो यहां क्या होता देखने को मिलता है, करीब इतना एनर्जी लगता है। कितना चार्ज आ गया, +3, ठीक है। सबसे पहले डिफिनीशन पे आते हैं। डिफिनीशन क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी का, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म ए कैटायन इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब आइसोलेटेड गैसियस एटम के, मान लीजिए आइसोलेटेड गैसियस एटम है, आइसोलेटेड का गैसियस एटम का मतलब है कि एटम जब अपने किसमें हो, ग्राउंड स्टेट में हो, उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी, या मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो चाहिए होता है। तो यहाँ से हमने सबसे पहले आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है, एक और एक 2। पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, इतना एनर्जी लगा। फिर हमने ये वाला बचा था आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, इसको निकाला तो इतना एनर्जी लगा। फिर और अगला इलेक्ट्रॉन निकालने पे इस सेल से इतना इलेक्ट्रॉन। आप देख रहे हो दोस्तों, जो हम तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, काफी ज्यादा एनर्जी लग रही है। यहां से यहां तो मान लीजिए करीब कितना है, ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन यहां से यहां जाने में काफी ज्यादा अंतर है। यहाँ वैल्यू 889 होता है, ठीक है, आप करेक्ट कर लीजिएगा इसका वैल्यू। इतना होता है, तो यहाँ इसका करीब करीब क्या लग रहा है, डबल लग रहा है। लेकिन यहाँ से यहाँ जाने पे काफी ज्यादा एनर्जी लग रही है, काफी ज्यादा जंप देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इससे ये क्लियर हो गया कि जो इसको हम क्या बोलेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी IE1। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी किसे कहेंगे, सेकेंड इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ से हमने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, इसलिए हम इसको जो एनर्जी लगेगी उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। जब हमने यहाँ से सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकाला, इसको क्या बोलेंगे, IE2, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। अब यहाँ से यहाँ थर्ड इलेक्ट्रॉन जब हमने निकाला, इसको क्या बोलेंगे, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं, देखो जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं, ग्राउंड स्टेट से यूनी पॉजिटिव आयन बनाने में फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या करता है, ग्राउंड स्टेट के एटम को यूनी पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करता है। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या करता है, यूनी पॉजिटिव आयन को डाई पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करता है, इसमें डाई पॉजिटिव आयन में। और जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होता है वो क्या करता है, डाई पॉजिटिव आयन को ट्राई पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से
आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, हम क्या कर रहे हैं, एटम को आयनाइज कर रहे हैं। मतलब जैसे ये अभी हम जो एटम था ये अपने ग्राउंड स्टेट में है, यहाँ से हमने इसको इतना एनर्जी दिया तो क्या हुआ, एटम आयनाइज कर गया, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बना लिया। मतलब ये बोला जाता है डिफिनीशन में कि आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट, क्या आइसोलेटेड गैसियस एटम है, से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है, जो रिक्वायर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसे लिए सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के लिए थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब क्या है। आइसोलेटेड गैसियस एटम, दोस्तों आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब होता है कि एटम अपने किसमें है, एटम ग्राउंड स्टेट में है अपने। अब सवाल ये आता है कि हम हमेशा जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है उसको हम आइसोलेटेड गैसियस एटम ही मेजर क्यों करते हैं। वाई आयनाइजेशन एनर्जी इज मेजर्ड इन आइसोलेटेड गैसियस एटम। दोस्तों अगर आप सॉलिड स्टेट या लिक्विड स्टेट में अगर मेजर करोगे तो सॉलिड स्टेट या लिक्विड स्टेट में क्या होता है, ये जो एटम है ये किसमें प्रेजेंट हो सकती है, या तो बॉन्डेड स्टेट में होगी या तो कंबाइंड स्टेट में होगी। मतलब एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्यों हम आयनाइजेशन एनर्जी को आइसोलेटेड गैसियस एटम में मेजर करते हैं। आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब होता है एटम किसमें रहेगा, एटम प्रेजेंट इन इट्स ग्राउंड स्टेट। ठीक है। लेकिन अगर सॉलिड और मतलब जो हम आइसोलेटेड गैसियस एटम की बात कर रहे हैं, अगर इसके जगह हम सॉलिड और लिक्विड स्टेट की बात करें तो इसमें जो एटम होगा वो या तो बॉन्डेड स्टेट में रहता है या तो कंबाइंड स्टेट में रहता है। जैसे क्लोरीन ले लीजिए। ठीक है। अब अगर हमें इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है, अगर हम चाहते हैं कि इस बॉन्डेड स्टेट में, ये क्या है, एक बॉन्डेड स्टेट या कंबाइंड स्टेट है, क्लोरीन मॉलिक्यूल है। ठीक है। अब इसमें हम चाहते हैं कि हमें क्लोरीन का आयनाइजेशन एनर्जी निकालना है। क्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम इस बॉन्डेड स्टेट में अगर इस इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं तो हमें काफी ज्यादा एनर्जी लगेगी। इस बॉन्डेड स्टेट में इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें बहुत ही ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है, और वो जो आयनाइजेशन एनर्जी आएगा क्लोरीन का वो भी बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं रहेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, हमेशा जब भी हमें क्लोरीन का आयनाइजेशन एनर्जी मेजर करना हो, हम क्या लेते हैं, क्लोरीन का आइसोलेटेड गैसियस एटम लेते हैं। हम आइसोलेटेड गैसियस एटम का आयनाइजेशन एनर्जी मेजर करते हैं। इसीलिए हमेशा आयनाइजेशन एनर्जी को आइसोलेटेड गैसियस एटम में मेजर किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है। आगे देखते हैं। अब आपसे ये पूछा जाए कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा क्यों होता है, आप क्या बताओगे। दोस्तों जैसे यहाँ देखिए, ये बेरिलियम है ना, बेरिलियम के एटॉमिक नंबर क्या होता है, 4 होता है। तो प्रोटॉन कितने हैं, यहाँ पे 4 हैं, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है। ठीक है। अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या हुआ, डाई पॉजिटिव बना, तो हमें इसके लिए जो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो हम एनर्जी देते हैं उसको क्या कहते हैं, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो अब क्या करना है, हमको यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब देखिए यहाँ पे प्रोटॉन 4 है, इलेक्ट्रॉन 3 है, मतलब प्रोटॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन से क्या है, ज्यादा है।
मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन डोमिनेंट ओवर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा दोस्तों, न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इस न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होगा हमारा, वो न्यूक्लियस से बहुत ही ज्यादा टाइटली होल्ड हो जाएगा, मतलब टाइटली बाउंड हो जाएगा। अब जैसे इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन 4 है, इलेक्ट्रॉन 3 है, तो प्रोटॉन क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है किस पे, इलेक्ट्रॉन पे। इसकी वजह से क्या हुआ, न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ गया। न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच जो मतलब ये कह सकते हो इनके मतलब जो प्रोटॉन 4 है, इलेक्ट्रॉन 3 है, प्रोटॉन डोमिनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पे, इसकी वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ गया। न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ने का मतलब दोस्तों ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड हो गए। अगर टाइटली बाउंड हो जाएंगे तो हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इसको निकालने के लिए। इसीलिए सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, ज्यादा होता है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से। ठीक है, यहाँ क्या था, प्रोटॉन भी सेम था, इलेक्ट्रॉन भी सेम था, 4 इलेक्ट्रॉन थे 4 प्रोटॉन थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा केस नहीं है। ठीक है, और दूसरा रीजन ये भी आप समझ सकते हो कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के बाद में जो कैटायन बनता है उसमें जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच और न्यूक्लियस बीच अट्रैक्शन काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अट्रैक्शन बढ़ जाने के कारण अगला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड वाली ज्यादा होती है थर्ड से, और वैसे ही थर्ड वाली ज्यादा होती है सेकेंड से। तो ऑर्डर क्या होता है हमेशा, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन IE2 एंड IE1। मतलब जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है वो सेकेंड वाले से ज्यादा होता है, जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी वो फर्स्ट वाले से ज्यादा होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे क्या क्या फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर आता है नंबर ऑफ सेल्स। दोस्तों नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने से क्या होता है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ता है। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने से एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। एटॉमिक रेडियस क्यों बढ़ता है कि जो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने से क्या होता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। एटॉमिक रेडियस क्यों बढ़ता है, क्योंकि जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, और डिस्टेंस बढ़ जाने के कारण इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा आसान हो जाता है, इसलिए एनर्जी कम लगती है। इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इसको आप लिख लो, ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा। क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने से क्या होगा, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, बढ़ जाता है। इसका मतलब डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। That's why आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। ठीक है, पहला हमने फैक्टर देख लिया। इसका एग्जांपल देखोगे, जैसे हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन क्या होगा 1s1, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। अब सोडियम ले लिया, क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s1, 3 सेल है इसमें, 1 2 3,
यहाँ पे क्या है, सोडियम है। पहले में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन बार 2। दूसरे में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 8। तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो यहाँ कितने सेल्स थे, 1 सेल्स है। यहाँ कितने सेल हैं, 3 सेल हैं। फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल। तो आप देख पा रहे हो कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की दूरी है यहाँ पे काफी कम है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ जाने पे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने से न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ रही है, मींस एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है। एटॉमिक रेडियस क्या कहते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। मतलब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने से एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है और न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ रही है, तो अट्रैक्शन कम होगा, कम एनर्जी लगेगी, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी घटती है। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। दूसरा इफेक्ट हम क्या देखेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दोस्तों, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ेगा। अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से काफी टाइटली बाउंड है, तो हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। मतलब क्या होगा, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने पे क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। तीसरा कंडीशन क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट। दोस्तों, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, जो इनर ऑर्बिट की इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। ये रिपल करने की वजह से क्या होता है, जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन होता है वो काफी कम हो जाता है। अट्रैक्शन कम हो जाने की वजह से हमें कम एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। इसमें क्या होता है, इसको ऐसे लिखो, जो इनर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होते हैं, रिपील दी इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट so that attraction between nucleus and outermost orbit electron decreases, so less energy is required to remove a electron, so this आयनाइजेशन। कहने मतलब शील्डिंग इफेक्ट क्या बताया कि जो इनर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिपील करते हैं। इससे होता क्या है, जो अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच वो कम हो जाएगा। मतलब हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी घट जाए। जैसे और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे नाइट्रोजन ले लिया, क्या होता है 1s2 2s2 2p3। मान लीजिए न्यूक्लियस है, फर्स्ट ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट, ठीक है। फर्स्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन है, सेकंड ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो ये आउटर मोस्ट और जो न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन है, मान लीजिए क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मान लीजिए। ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस बीच अट्रैक्शन लगने वाला है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो जो इनर मोस्ट ऑर्बिट की जो इलेक्ट्रॉन वो क्या कर रहे हैं, मिनिमाइज कर रहे हैं। कैसे, इलेक्ट्रॉन को रिपल करके। ये क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं। रिपल
ईच अदर, क्योंकि लाइट चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। देखो दोस्तों आप क्या समझे, शील्डिंग इफेक्ट में मैंने क्या बताया, जो इनर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, इनर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। इससे क्या होगा, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। जैसे ए न्यूक्लियस है, इसका इनर मोस्ट ऑर्बिट है, ए आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, इनर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन है उतना प्रॉपर नहीं लग पा रहा है। क्यों, क्योंकि जो इनर मोस्ट ऑर्बिट है इसको दूर भाग रहा है, कह रहा दूर भागो, दूर भागो, रिपल करके उसको क्या कर रहा है, दूर कर रहा है। दूर करने से इनके बीच डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा, अट्रैक्शन मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, कब अट्रैक्शन मिनिमाइज हो जाएगा तो हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। अगर नजदीक रहेगा, जब अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ये टाइटली बाउंड रहेगा, हमें ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ठीक है, अगला इफेक्ट देखते हैं, इसका अगला फैक्टर। दोस्तों चौथा जो फैक्टर आता है वो आता है स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स। दोस्तों जो हाफ फील्ड क्या होते हैं, P3, T5, F7। जैसे P में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 6। सॉरी, P में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। और एक ऑर्बिटल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, 2। तो मैक्सिमम कितने, 6। लेकिन यदि हम इसको हटा दें, इसको हटा दें, इसको हटा दें, मैक्सिमम 6 भरे जा सकते हैं। और अगर हम एग्जैक्टली 3 भर दें मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम 6, उसका आधा क्या, 3, मतलब एग्जैक्टली हाफ फील्ड है। और यदि डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5, एक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो 5 में कितने, 10, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। और यदि 5 भरे हो तो उसको क्या बोलेंगे, हाफ फील्ड। और ऐसे एफ में 7 ऑर्बिटल होते हैं, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे मैक्सिमम। और यदि उसका आधा 7 है तो हम उसको क्या बोलेंगे, हाफ फील्ड। तो यदि ऐसा एटम हो जिसके या तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हो, मतलब उसके ऑर्बिटल या तो हाफ फील्ड किए हो या तो फुली फील्ड हो। फुली फील्ड का मतलब जैसे पी में क्या हो, 6 इलेक्ट्रॉन फील हो, मतलब पूरा पूरा ऑर्बिटल फील है। या तो डी जैसे P6 हो, S2 हो, D10 हो या 14 हो। यदि ऐसा केस है तो उस एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है एज कंपेयर टू अदर एटम। ठीक है, और ज्यादा एनर्जी नहीं मतलब अननेसेसरी एनर्जी ज्यादा होगी। नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या देखते हैं, 5वां फैक्टर। जो हम क्या पढ़ रहे हैं कि क्या क्या ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। पहला देखा नंबर ऑफ सेल, दूसरा देखा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तीसरा देखा शील्डिंग इफेक्ट, चौथा देखा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स, और पांचवा देखेंगे नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स। दोस्तों जो हमारा यस ऑर्बिटल होता है वो न्यूक्लियस के काफी क्लोज होता है एज कंपेयर टू P, D और F ऑर्बिटल। जैसे मान लीजिए कोई न्यूक्लियस है तो इसके क्लोज में सबसे ज्यादा कौन रहता है, पास में यस होता है, फिर P होता है, फिर D होता है, फिर F होता है। मतलब जो यस ऑर्बिटल है न्यूक्लियस के काफी क्लोज होता है, इसलिए यस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। मतलब हमें आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। और एफ ऑर्बिटल से निकालने के लिए क्या होगा, हमें बहुत कम एनर्जी लगती है। ठीक है, ये सब सारे फैक्टर थे जो आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। आइए आगे देखते हैं।
अब इनका ट्रेंड देखेंगे। ट्रेंड क्या देखेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है डाउन द ग्रुप क्या होगा, इसका कैसे वेरी करेगा डाउन द ग्रुप। जैसे हमने हाइड्रोजन ले लिया, लिथियम ले लिया, सोडियम ले लिया। एक मिनट देखते हैं। हाइड्रोजन क्या होता है 1s1, तो इसमें नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे 1, ठीक है। फिर हमने क्या लिया, लिथियम लिया 1s2 2s1, 1s2 2s1, ठीक है। कितने इसमें सेल्स हैं 2, ये हमारा लिथियम हो गया फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 इलेक्ट्रॉन। फिर हम क्या लेंगे, सोडियम ले लेंगे 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। हमारा सोडियम है फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, ठीक। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन 2 6, लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही हैं। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने से क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है, बढ़ रही है। एटॉमिक रेडियस किसे कहते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की दूरी। यहाँ इतनी दूरी है, यहाँ से क्या हो रही, दूरी बढ़ जा रही है, यहाँ पे और बढ़ जा रही है। न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं दूरी बढ़ती जा रही है, मतलब एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है। मतलब इलेक्ट्रॉन और जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच क्या हो रहा है, अट्रैक्शन घट रहा है। देखो फिर से, हम जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ 1 सेल है, यहाँ 2 सेल है, यहाँ 3 सेल है। तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने से क्या हो रही है, एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है। एटॉमिक रेडियस किसे कहती हैं, कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस। तो यहाँ पे एक ही सेल से यहाँ न्यूक्लियस काफी क्लोज था, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ उससे दूर है, यहाँ उससे दूर है। मतलब जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, अट्रैक्शन घट रहा है। इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे आसान है एज कंपेयर टू दिस एंड दिस। अब जाहिर सी बात दोस्तों समझो, यहाँ इन दोनों के बीच अगाध अट्रैक्शन है, बहुत ज्यादा इनके बीच क्या है, दोस्ती है। तो इस दोस्ती को तोड़ना काफी मुश्किल है, उतना आसान नहीं तोड़ना। लेकिन इनके बीच दोस्ती काफी कच्ची है, मतलब इनके बीच अट्रैक्शन काफी कम है। इनको बहुत कम प्रयास में हम इसको निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ बहुत अच्छी दोस्ती, बहुत अच्छा अट्रैक्शन है, काफी मशक्कत करनी पड़ी तब जाके इनकी भी दोस्ती टूटेगी या इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, ठीक है। मतलब डाउन द ग्रुप जाने क्या होता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। दूसरा शिल्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है। और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है दोस्तों, घट जाती है, ठीक है। डाउन द ग्रुप हमने देखा। अब हम देखेंगे across the period ionization energy across the period क्या होगा, पीरियड जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ता है। और एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है। जैसे आप लिथियम ले लो, फ्लोरीन ले लो। लिथियम में क्या होगा 1s2 2s1, कितने सेल्स हैं 2। पहले में फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फ्लोरीन कितने हैं 1s2 2s2 2p5, सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन है,
2 4 6 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं जैसे जैसे इधर जा रहे हैं, जैसे जैसे हम 1 मिनट 1s2 2s1, तो हम ये देख रहे हैं कि जो लेफ्ट से राइट जाने क्या होता है, जो जेड इफेक्टिव होता है वो बढ़ता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे प्रोटॉन 9 है और इलेक्ट्रॉन भी क्या है 9 है। यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन 3 है, इलेक्ट्रॉन भी 3 है। मतलब जैसे लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन बहुत बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे कम प्रोटॉन है, कम अट्रैक्शन होगा। जैसे लेफ्ट से राइट जाएंगे, प्रोटॉन की एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ने का मतलब प्रोटॉन की संख्या बढ़ रहा है। प्रोटॉन की संख्या बढ़ने से क्या होगा, जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अट्रैक्शन ज्यादा होने से क्या होगा, एटॉमिक रेडियस क्या होगी, घट जाएगी, ठीक है। अब जैसे बेरिलियम और बोरान में आपको बताना है कि किसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। इसका क्या होता है 1s2 2s2, इसका क्या होता है 1s2 2s2 2p1। अब आप बोलोगे सर लेफ्ट से राइट जाने पे जेट इफेक्टिव बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि ये जो क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, हमको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। यहाँ हम क्या निकालेंगे, फुली फील्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। ये क्या है, फुली फील्ड है। क्या है, फुली फील्ड ऑर्बिटल है। लेकिन यहाँ क्या है, ऑर्बिटल नहीं, हाफ फील्ड है, नहीं फुल फील्ड है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, यहाँ से निकालना मुश्किल है। तो यहाँ ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू दिस। तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। ऐसे ही मैग्नीशियम और एल्युमिनियम किसका होगा, इसका ज्यादा होगा, क्योंकि ये सेम ग्रुप के हैं। तो इसका भी जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 2s2 होगा, इसका 2p1 होगा। तो इसलिए इसका भी ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ से भी हमें फुल फील्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। और अगर हम आपसे पूछे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में किसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, तो आप कहोगे सर नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आता है। लेफ्ट से राइट जाने पे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए। लेकिन यहाँ ये रूल नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p3 और इसका होता है 1s2 2s2 2p4। यहाँ हाफ फील्ड से ज्यादा है। यहाँ न तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल से, नहीं फुल फील्ड ऑर्बिटल से। लेकिन यहाँ पे क्या है, हाफ फील्ड है। और ये हाफ फील्ड मतलब देखो, जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं या फुल फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, यदि ऑर्बिटल या तो हाफ फील्ड है या तो फुल फील्ड है, तो अपने आप को स्टेबल मानते हैं। अगर कोई ऑलरेडी स्टेबल है तो अपनी स्टेबिलिटी को क्यों डिस्टर्ब करना चाहेगा। इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। यहाँ तो आसानी से निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन निकालेगा हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स को अचीव कर लेगा। इसलिए यहाँ से निकालने के लिए हमें ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, ज्यादा होता है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।